Students, in this video we shall be discussing about chapter first of 8th standard, that is crop production. ये चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं. बिकॉज ऑफ योर एग्जाम्स विल बी रिवाइजिंग दिस चैप्टर. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट कि हम जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हमारे सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले होता है वो एनर्जी का होता है. इफ़ यू आर नॉट एनर्जेटिक इनफ टू डू ऑल द एक्टिविटीज़ देन हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. और जब हमें एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? फूड से मिलती है. एंड फूड इज़ फ्यूल टू आवर बॉडी. ठीक है. अब अगर किसी एक या दो या तीन आदमी की अगर बात करें, हमें उनके लिए फूड अगर ग्रो करना है तो उसके लिए एक छोटा सा एक गार्डन या एक छोटा सा जगह पे हम इजीली ग्रो कर सकते हैं. बट अगर हम बात करें पूरी कंट्री के लिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ती है? एक बहुत लार्ज अमाउंट की यील्ड की ज़रूरत होती है. तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है? उन सब चीज़ों की इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एग्रीकल्चर की ज़रूरत पड़ती है. एग्रीकल्चर आज से 10,000 साल पहले भी शुरू हुआ था. जब प्रिमिटिव मैन था वो उसके पास छोटे छोटे टूल्स उन्होंने अपने लिए बनाए थे, उससे वो खेती किया करते थे. बट आजकल जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है. ठीक है. नई टेक्निक्स आ गई हैं, टेक्नोलॉजिकल इंडक्शंस हो गए हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जिसकी वजह से जो क्रॉपिंग करना और क्रॉप प्रोडक्शन करना काफ़ी ईजियर हो गया फार्मर्स के लिए. जो और इरिगेशन टेक्निक्स वगैरह कुछ नई चीज़ें इंड्यूस हो गई हैं. तो बेसिकली अगर क्रॉप की बात करें तो क्रॉप क्या होता है कि जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आप सिमिलर काइंड के प्लांट्स को उगाते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में. ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्रॉप. जैसे आपके फार्म्स होते हैं, जैसे पैडी फील्ड्स होते हैं, वीट फील्ड्स होते हैं, मेज़ फील्ड्स होते हैं, उनके अंदर पर्टिकुलर क्रॉप जो होती है, जैसे वीट का कोई फार्म है तो उसके अंदर आप बहुत बड़े लैंड एरिया पे क्या करेंगे? लैंड मास एरिया पे आप वीट की खेती करेंगे तो उससे आपको जो यील्ड मिलेगी वीट के ग्रेन्स वो बहुत ह्यूज अमाउंट में मिलेंगे. इसी टाइप से सिमिलरली पैडी का भी है और आपका मेज़ का है, राइस का है. तो किसी भी चीज़ की हम कर सकते हैं क्रॉपिंग. अब जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं हमारी, वो उनके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, हमारे कुछ टास्क होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं. कुछ लेवल्स होते हैं. जैसे सबसे पहले हमें लैंड प्रिपेयर करनी पड़ती है, उसकी सोइंग, उसके अंदर फिर सोइंग करनी पड़ती है, फिर मैन्यूर्स, इरिगेशन, वीडिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, थ्रैशिंग, विनोइंग. दीज आर ऑल द स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. हम सॉइल को क्या करेंगे? किसी भी क्रॉप को बोने के लिए या सीड्स को सो करने के लिए हमें पहले उस मिट्टी को क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा. और उसके लिए हम उसकी क्या करते हैं? प्लॉइंग करते हैं. प्लॉइंग क्या करती है कि जो सॉइल है उसको वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है, मतलब जो एयर है वो उससे पास हो जाती है. और प्लॉइंग की हेल्प से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अर्थवॉर्म जैसे, वो भी क्या करते हैं? अच्छे से ग्रो कर पाते हैं सॉइल के अंदर. और वो फर्दर क्या करते हैं? आपका जो प्लांट रिमेन्स होते हैं, मतलब सॉइल के अंदर जो पहले कभी आपने क्रॉप बोई होगी या कुछ और चीज़ होगी उसके अंदर, तो उसको डिकम्पोज कर देते हैं और सॉइल को और अच्छा फर्टाइल बना देते हैं. तो ये काम होता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो सॉइल के अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं. बट अगर प्लॉइंग ना हो प्रॉपर तरीके से हमारे इसकी सॉइल की, तो वो ठीक से अपना वो नहीं कर पाते हैं, उसमें 100% नहीं दे पाते हैं. तो प्लॉइंग करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ होता है उसे हम प्लॉ कहते हैं, मतलब हल जो होता है बेसिकली. और अगर पहले की बात की जाए तो पहले लकड़ी के हल हुआ करते थे, लोहे के हल होते थे. बट आजकल जो है प्लॉज जो होते हैं वो यूज़ होते हैं हमारे ट्रैक्टर्स के साथ ही. ठीक है, मतलब ट्रैक्टर्स के साथ ही ऐसी मशीनरी आती है जिसके साथ वो अटैच्ड होते हैं और उन्हीं से क्या होता है? प्लॉइंग होती है. और जहाँ तक लकड़ी के और आयरन के हल की बात है, उनके लिए डोमेस्टिक एनिमल्स का यूज़ होता था, जैसे ऑक्स, कैमल्स. ठीक है, उनके साथ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता था जिसको ज्वाइन करके प्लॉइंग कराई जाती थी. ठीक है, और कल्टिवेटर्स होते थे जिनसे प्लॉइंग होती थी. तो ये प्रोसेस हो गया खुदाई करने का, प्लॉइंग करने का हमारी मिट्टी को. उसके बाद प्लॉइंग करने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं से मिट्टी उठी हुई है, कहीं से बैठी हुई है, कहीं पे मिट्टी ज़्यादा है और कहीं पे कम है. तो उस चीज़ को हमें इवन बनाना पड़ता है. इवन बनाने के लिए मिट्टी को जब हम फैलाते हैं और पूरा एक जैसा बनाते हैं पूरे खेत में, तो उसको हम बोलते हैं लेवलिंग करना. और वी कैन से द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉइल सरफेस इवन एंड स्मूथ इज कॉल्ड लेवलिंग. इसके लिए लेवलर्स की ज़रूरत पड़ती है. एक बहुत बड़ा सा फट्टा होता है, वुडन प्लैंक होता है, जिसको पूरे खेत के ऊपर आफ्टर प्लॉइंग क्या करते हैं? घुमाया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाए? उसकी लेवलिंग हो जाए. ओके, देन हमारी होती है, उसके बाद हमने सॉइल रेडी कर दिया है, बिल्कुल उसकी प्लॉइंग कर दी है, लेवलिंग कर दी है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सोइंग का, मतलब जो हमारे पास बीज है उसको हमें क्या करना है? बोना है ज़मीन में. ठीक है, तो ज़मीन बोने के लिए सबसे पहले जो बीज है उसको बोने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा कि हमारे पास अच्छे बीज कौन से हैं
और ख़राब बीज कौन सा है, क्योंकि अगर आप ख़राब बीज बोएंगे तो उसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ यील्ड होगा वो भी आपका क्या होगा, बहुत ख़राब होगा, और अच्छे से जो आप चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के ग्रेन्स वो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये हम ये कैसे करते हैं, हम कोई भी एक बड़ा बकेट या कुछ भी ऐसा ले सकते हैं जिसके अंदर हम उन सीड्स को डिप करेंगे। तो अगर जो सीड्स हमारे प्रॉपरली डिप हो रहे हैं, डूब जा रहे हैं, सिंक कर जा रहे हैं, तो वो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होंगे, और जो फ्लोट कर रहे हैं वो डिफेक्टिव सीड्स होंगे। तो उनको हमें क्या कर लेना है, अलग कर लेना है, और उसके बाद हमें सोइंग करनी है। अब सोइंग जो होती है वो मैनुअली भी होती है और आपकी मशीन से भी होती है। आजकल तो ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि ट्रैक्टर्स के साथ ही आपकी प्लॉइंग भी होगी, लेवलिंग भी होगी, और जो आपके सोइंग जो है सीड्स की वो भी एक साथ पैरेलली चलती रहती है। तो ये तीनों चारों काम एक साथ हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स एंड द लेटेस्ट मशीनरी विच इज़ नाउ बीइंग इंडक्टेड इन द एग्रीकल्चर प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये हमारा सोइंग का काम हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसप्लांटेशन। अब ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन होता है ट्रांसफ़र करना हेल्दी सीडलिंग्स का किसी नर्सरी या प्लॉट से मेन फील्ड में, उसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। और ये कॉमन होता है जब हम कल्टीवेशन करते हैं पैडी का और दूसरी कुछ वेजिटेबल्स का, जो स्पेशली वेजिटेबल्स होते हैं जैसे चिली और टमाटो वगैरह, इनमें हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन का बेनिफिट क्या होता है कि ये इंश्योर करता है प्लांट्स को कि उन्हें प्रॉपर अमाउंट में लाइट, वाटर और स्पेस मिल सके ग्रो करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रांसप्लांटेशन कर दिया। नेक्स्ट आता है वीडिंग। अब वीडिंग से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वीड्स क्या होते हैं। अब वीड्स जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे डिज़ायर्ड क्रॉप के साथ उगते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि जो भी हम आगे मैन्योर या फर्टिलाइज़र या जो कुछ भी करें तो वो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है हमारी क्रॉप की कम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें वीडिंग करनी पड़ती है, मतलब उन अनवांटेड प्लांट्स को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। अब अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, ईदर इट विल बीइंग डन बाय मैनुअली और बाय यूज़ ऑफ वीडिसाइड्स। या तो उसको मैनुअली किया जाए, मतलब हाथों से उखाड़ा जाए, ठीक है, जो घास वगैरह या एक्स्ट्रा कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, या कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं जिनको स्प्रे कर दिया जाए ताकि वो ऑटोमेटिकली अपने आप डैमेज हो जाए। मतलब वीडिसाइड्स क्या करते हैं, आपकी क्रॉप को डैमेज नहीं करेंगे, बट वो सिर्फ किसको डैमेज करेंगे, जो अनवांटेड प्लांट्स वगैरह हैं आपकी क्रॉप के साथ। ठीक है, इसके बाद हमने वीडिंग भी कर दी, तो हमारे पास अब क्या होगा, हमारी क्रॉप उगनी स्टार्ट हो जाएगी। अब वो और अच्छे से उगे और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बनी रहे, तो उसके लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। मैन्योर्स क्या होते हैं, मैन्योर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे काउ डंग वगैरह जो होता है, जो गोबर वगैरह होता है, उसको इकट्ठा करके अगर आप कहीं पे एक जगह पे देखते रहते हैं, मतलब जैसे कुछ गाँव वगैरह में अगर आप कहीं गए हों तो बड़े बड़े वो लगे रहते हैं, इकट्ठा हुआ रहता है कहीं पे काउ डंग जो होता है, और आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है, मैन्योर बन जाता है। और मैन्योर बनने के बाद उसके अंदर बहुत सारे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एडअप हो जाते हैं, और उसको फिर खेतों में क्या किया जाता है, डाला जाता है। ठीक है, ताकि जिससे वो क्या हो सके कि उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को इंक्रीज़ कर सके। अब फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनका काम एनरिचिंग होता है, न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाना, उनका भी काम यही होता है। ठीक है, और बट जो मैन्योर्स होते हैं वो हमारे ऑर्गेनिक होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं हमारे। अब अगर इनमें डिफरेंस की बात की जाए मैन्योर और फर्टिलाइज़र में, तो यहाँ पे 6 बेसिक में डिफरेंस दे रखे हैं इनके बीच में। जो मैन्योर्स होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, बट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। मैन्योर्स ऑर्गेनिक होते हैं और आपके फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक या केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। जो मैन्योर्स होते हैं उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू स्पेसिफिक नहीं होती है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। बट फर्टिलाइजर्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन होगा, ठीक है, पोटेशियम है तो पोटेशियम होगा, इस टाइप से स्पेसिफिक होते हैं न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद हमें पता है कि जो पानी है वो किसी की भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर पानी किसी को सफिशिएंट अमाउंट में ना प्रोवाइड हो तो कोई भी चीज़ क्या हो सकती है, ख़राब हो सकती है, ग्रो ही नहीं करेगी। तो अगर हम क्रॉप्स को अगर पानी देते हैं तो इस मेथड को इरिगेशन कहते हैं। एंड पहले के टाइम पे अगर बात की जाए, जब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज नहीं थी गांव में, तो रेनफॉल ही जो मेजर सोर्स कंसिडर किया जाता था इरिगेशन के लिए, जो खेतों को पानी दिया जाता था वो रेनफॉल से ही उनकी जो वो हो पाती थी, पूरी हो पाती थी, इस टाइप से रिक्वायरमेंट। और उसके बाद फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स चलाए जिसमें रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स बनाए, ठीक है, जिनकी मतलब जिनसे लोगों को, जो फार्मर्स होते हैं हमारे, उनको वाटर जो है सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड हो सके इरिगेशन पर्पसेस के लिए। देन अब जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आपकी ट्यूबवेल्स आ गई हैं, जिनमें सिर्फ एक स्विच ऑन करना होता है और आपको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मोटर्स।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेजेस दी हुई हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले रहट होते थे जहाँ पर ये चलते हैं, इनके साथ बकेट्स एसोसिएटेड होती थी, लगी होती थी इनमें, और ये व्हील सा चलता था कुएं के अंदर जो पानी को ऊपर से नीचे लाता था। ठीक है, उसके बाद लिफ्ट इरिगेशन था, कुएं से पानी निकाल के देखो यहाँ पे फार्मर खुद से इरिगेशन कर रहा है। फिर स्विंग बास्केट आ गया जिसके अंदर 2 फार्मर्स खड़े होकर बीच में एक बास्केट को पकड़ के तब इरिगेशन करते थे। बट अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई ट्यूबवेल की, तो फिर इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं रही। ट्यूबवेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी हमें क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। अब हमारे पास जो क्रॉप है वो हमने सब कुछ उसको प्रोवाइड करने के बाद, उसको सो करने के बाद, मैन्यूर्स फर्टिलाइजर्स वगैरह करने के बाद, इरीगेशन करने के बाद वो पक जाएगी। ठीक है, अब पकने के बाद उसे बचाने की ज़रूरत होती है किससे, पेस्ट से। अभी जो पेस्ट होते हैं ये क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। और पेस्ट के अलावा जैसे बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस वगैरह भी, रैट्स वगैरह भी क्या करते हैं, रैट्स और बर्ड्स ये क्या करते हैं, क्रॉप को डैमेज करने का काम करते हैं। तो ये क्रॉप को डैमेज ना करें, और इनको पूरी क्लास को, इनकी पूरी कैटेगरी को पेस्ट बोलते हैं, और ये हमारी क्रॉप को डैमेज ना करें तो इसलिए हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं जिन्हें पेस्टिसाइड्स कहते हैं जिन्हें स्प्रिंकल किया जाता है या स्प्रे किया जाता है क्रॉप के ऊपर, ताकि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया ये दूर रहें हमारी क्रॉप से और उसको डैमेज ना करें। अभी आपने सुना होगा रिसेंटली टिड्डी दल के बारे में बताया था। जो टिड्डी दल होता है वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है और क्रॉप को पूरी तरह से क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। हार्वेस्टिंग का मतलब हो जाता है कि जब हमारी क्रॉप पक के बिल्कुल मैच्योर हो चुकी है, वो उसको पेस्ट वगैरह उन चीज़ों से कोई खतरा नहीं है, तो हम उसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे सिकल बना हुआ है, ये इसकी हेल्प से भी, या आपके कंबाइंस आते हैं या और चीज़ें भी आते हैं जिनकी हेल्प से कटिंग करते हैं। वैसे मैनुअली ज़्यादातर कटिंग होती है, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उनकी कटिंग करने के बाद उनके बंडल्स बना लिए जाते हैं। ठीक है, अब बंडल्स बन चुके हैं तो क्योंकि बंडल्स में क्या है, उनके हस्क भी है और ग्रेन दोनों एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं विद छिलके के साथ, तो उसको रिमूव करने के लिए थ्रेशर के अंदर डाला जाता है। थ्रेशर क्या करता है, हस्क अलग कर देता है और ग्रेन्स अलग कर देता है, तो इस टाइप से हार्वेस्टिंग हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स।